हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम एनकोडर को देखते हैं। एनकोडर एक ऐसा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट होता है जो कि डिकोडर का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एनकोडर में हमारे पास 2 पावर n इनपुट्स होते हैं और आउटपुट जो हमारे पास होते हैं वो सिर्फ n आउटपुट होते हैं, जो कि डिकोडर के बिल्कुल बरक्स है। डिकोडर में हमारे पास n जो है वो इनपुट्स होते हैं और 2 पावर n जो है वो आउटपुट्स होते हैं। अगर हम बेसिक एक एनकोडर से स्टार्ट करें तो हमारे पास 2x1 एनकोडर बनता है, जो कि जिसमें हमारे पास 2 इनपुट्स और एक आउटपुट्स होता है। जिसमें जिसका ट्रुथ टेबल जो है वो बिल्कुल बेसिक सा बनता है। D0, D1 और आउटपुट हमारे पास लेट से A। तो हमारे पास जब D0 एक्टिव होता है तो उस केस में और D1 जो है वो इनएक्टिव होता है, तो उस केस में हमारे पास A0 होता है। जब हमारे पास D1 एक्टिव होता है और D0 जो है वो इनएक्टिव हो, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 बनता है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास आता है एनकोडर 4x2। 4x2 में हमारे पास 4 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं। अ, और उसका जो ट्रुथ टेबल है वो कुछ इस तरह बनता है कि हमारे पास जो इनपुट्स है वो D0, D1, D2, D3 होते हैं और आउटपुट जो है वो Q0 या और Q1 के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब D1 जो है वो ऑन हो, बाकी सारे ऑफ हो, उस केस में 00। D2 ऑन हो, D1 ऑन होने की सूरत में 01 और D2 ऑन होने की सूरत में 10। D3 ऑन होने की सूरत में 11। जबकि सारे ऑफ हो तो उस केस में हमारे पास जो है वो डोंट केयर कंडीशन आता है, यानी कि उस केस का हम परवाह नहीं करते, या उस केस में आपको गार्बेज वैल्यू मिलती है। इसका अगर हम सर्किट बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास इसका जो सर्किट है वो कुछ इस तरह बनता है। अ, इस इसमें हमारे पास 2 फंक्शंस बनते हैं, 2 आउटपुट्स बनते हैं, एक Q0 और एक Q1। अगर हम Q0 के लिए एक्सप्रेशन लिख ले तो हमारे पास इस जगह पे हम इस 1 के लिए हम मिन टर्म लिखते हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास D1 आता है और इसके अलावा हमारे पास D3 आता है। सिमिलरली अगर हम डी Q1 के लिए हम अगर आउटपुट्स लिख लें तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो D2 आता है और यहाँ पे D3 आता है। यानी Q1 हमारे पास जो है वो Q1 जो हमारे पास है वो D2 और D3 है, और जो Q0 है वो हमारे पास D1 और D3 है। अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लें तो हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा। ये हमारे पास Q1 है। Q1 में हमारे पास क्या आते हैं कि D2 और D3 आते हैं। यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे हम D3 हमने लिया हुआ है और यहाँ पे हमने D2 लिया हुआ है। उन दोनों को और करके हमने Q1 जनरेट किया है, और Q0 के लिए हमने क्या जनरेट किया हुआ है D1। यहाँ से हमने D1 लिया हुआ है और यहाँ पे हमने D3 लिया हुआ है। दोनों को और करके हमने इसका आउटपुट जनरेट किया है। जी, लॉजिक वर्क्स में हमने सेम एग्जैक्टली वही सर्किट डायग्राम जो है वो एनकोडर का बनाए हुए हैं। इसमें D0, D1, D2, D3, Q1 और Q0 हमारे पास आउटपुट्स हैं। अभी हमने इसको 0 0 स्टेट पे लगाया हुआ है, जो कि हमारे पास डोंट केयर कंडीशन हमें आउटपुट दे रहा है। अगर हम D0 को ऑन कर ले तो हमारे पास 0 0 आ रहा है। अगर हम D1 को ऑन कर ले तो हमारे पास 0 1 आ रहा है। अगर हम D2 को ऑन कर ले तो हमारे पास 1 0 आ रहा है। अगर हम D3 को ऑन कर ले तो हमारे पास 1 1 आ रहा है।
लेकिन अगर आप इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि लेट्स से मैं D2 को भी ऑन करता हूँ, D3 को भी ऑन करता हूँ, फिर भी मेरे पास इसमें 1 1 ही है। अगर D1 को भी साथ में ऑन कर लूँ, D0 को भी ऑन कर लूँ, तो मेरे पास वही जो एक ही कंडीशन है वो D3 ऑन है। या D2 D1 को मैंने ऑन कर दिया, तो उस केस में भी मेरे पास 1 1 आ रहा है, जो कि गलत आउटपुट आ रहा है। अगर लेट से मैं D1 और D3 को ऑन करता हूँ, फिर भी मेरे पास 1 1 आ रहा है। D2 D1 को ऑन करता हूँ, फिर भी 1 1 आ रहा है। अगर D0 और D2 को ऑन करता हूँ, उस केस में 1 0 आ रहा है। सही, जो कि सही है। तो इसका जो इनकोडर है, नॉर्मल इनकोडर, इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आपको मल्टीपल इनपुट ऑन होने की सूरत में आपको जो है वो गलत आउटपुट देता है। नॉर्मल इनकोडर का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आपको मल्टीपल इनपुट ऑन होने की सूरत में आपको गलत आउटपुट देता है। इस वजह से हम एक दूसरे सर्किट, जिसको प्रायोरिटी इनकोडर कहते हैं, की तरफ चले जाते हैं। प्रायोरिटी इनकोडर में आप लोगों के पास जो है वो 4x2 की अगर हम प्रायोरिटी इनकोडर बनाए, तो हमारे पास उसमें एक आउटपुट एक्स्ट्रा भी आती है, यानी कि 4 इनपुट्स होते हैं और 2 के बजाय 3 आउटपुट्स होते हैं। इसमें एक आउटपुट जो है वो वैलिडिटी का है, जिसमें जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करके ये बताते हैं कि आउटपुट जो हमारे पास है वो वैलिड है या नहीं है। बाकी जो है वो 4x2 एनकोडर की तरह ही होता है। इसमें जो चेंजेस है ट्रुथ टेबल में, वो देखते हैं कि क्या चेंजेस इसमें करते हैं। इसका जो हमारे पास ट्रुथ टेबल बनता है प्रायोरिटी इनकोडर का, वो हमारे पास कुछ इस तरह बनता है। 4 इनपुट्स हैं और हमारे पास जो 3 आउटपुट्स है, Y1 Y0 एंड V। D0 D1 D2 D3 जो है हमारे पास इनपुट्स है। जब हमारे पास सारे इनपुट जो है वो ऑन हो, ऑफ हो, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट जो है वो जीरो डोंट केयर होता है, और उस केस में हम ये वी को जीरो करते हैं। इसका ये मतलब है कि अभी इनकोडर का जो आउटपुट है वो वैलिड नहीं है। इसके अलावा बाकी जब कोई भी एक एनकोडर जो है वो ऑन हो, कोई भी इनपुट जो है वो ऑन हो, तो उस केस में हमारे पास इस वी को हम 1 कर देते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि सारे केसेस में वी जो है वो 1 हुआ है, यानी कि आउटपुट जो है वो वैलिड है। अ, ये तो हो गई है वी आउटपुट की बात। इसके बाद हम आते हैं आउटपुट्स Y0 और Y1 की तरफ। अगर D0 जो है हमारे पास ऑफ ऑन हो, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 0 आता है। सही, जिस तरह पिछले में भी हमारे पास यही आउटपुट आ रहा था। अ, इसके अलावा अगर D1 ऑन हो, बाकी सारे ऑफ हो, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 1 आता है। लेकिन इसको प्रायोरिटी एनकोडर बनाने के लिए हम D0 के ऊपर जो है वो डोंट केयर कंडीशन लगाते हैं। सिमिलरली अगर D2 ऑन हो, तो उस केस में हम जो है वो उस केस में हम आउटपुट हमारे पास 1 0 आता है, और उसमें हम D1 और D0 के ऊपर जो है वो डोंट केयर लगाते हैं। सिमिलरली अगर D3 जो है वो ऑन हो, तो उसमें हम हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 1 आता है, और बाकी जो D2 और D1 और D0 है, उसके ऊपर हम डोंट केयर कंडीशन लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी मिलेगी वो D3 को मिलेगी। D3 जब भी ऑन होगा, तो हमारे पास ये आउटपुट जनरेट होगा। अगर D2 ऑन होगा, तो हमारे पास ये आउटपुट जनरेट होगा। बाकी अगर लेट्स से D0 D1 और भी ऑन होंगे, तो ये ऊपर वाले आउटपुट जनरेट नहीं होंगे, हालांकि बल्कि 1 0 जनरेट होगा। अ, यानी सबसे जो हाई प्रायोरिटी है वो हायर नंबर को, यानी कि D3 को सबसे पहले हाई प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद D2 को मिलती है, उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी D1 को, और उसके बाद D0 को। लेट्स अगर हम सबको एट सेम टाइम ऑन कर लें,
तो उस केस में हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 1 आएगा और एक वैलिडिटी का 1 आएगा। सही। इसके अगर हम मेन टर्म्स लिख ले तो मेन टर्म में हमारे पास y1 के लिए अगर हम मेन टर्म्स लिख ले तो हमारे पास ये आते हैं। यहाँ पे हम मेन टर्म्स लिखेंगे, ये हमारे पास आता है D3 कम्प्लीमेंट। सही। ये D3 कम्प्लीमेंट, इसके बाद हमारे पास आता है D2 कम्प्लीमेंट, ये आ गया D2 कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे हमारे पास D1, और ये चूंकि डोंट केयर है तो हम इसको नहीं लिखते। इसके अलावा जो दूसरा टर्म है y y1 y0 में, तो हमारे पास वो टर्म यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें D3 जो है हमारे पास आ रहा है, और साथ जो ये तीनों हैं वो क्योंकि डोंट केयर है तो हम इसको नहीं लिखते। y1 की तरफ आते हैं। y1 में हमारे पास y1 में भी हमारे पास दो मेन टर्म लेके जाएंगे। एक ये मेन टर्म यहाँ पे लेकर जाएगा जिसमें हमारे पास सिर्फ D3 कम्प्लीमेंट, D3 कम्प्लीमेंट और D3 कम्प्लीमेंट और D2 आ रहा है। यहाँ पे आप देख ले कि D3 कम्प्लीमेंट और D2 आ रहा है, उसके बाद हमारे पास R में इस जगह पे सिर्फ D3 आ रहा है, ये हमारे पास इसमें D3 आ गया। अगर हम V की तरफ चले जाएं तो ये जो है V हमारे पास 4 मेन टर्म्स आएंगे। यहाँ पे कौन सा ऑन होगा? यहाँ पे हमारे पास D0 ऑन होगा। सही। यहाँ पे डी यहाँ पे D2, यहाँ पे D3, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे D3, यहाँ पे D2, D1 और D0। तो इसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है। अब अगर हम इक्वेशन इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास इसमें हमने ये पोस्टुलेट जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको अप्लाई किया हुआ है। ए और ए कम्प्लीमेंट बी जो है वो इक्वल है ए और बी का। तो हमने यहाँ पे इस तरह D3 को मिनिमाइज कर दिया है क्योंकि D3 और D3 कम्प्लीमेंट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है जस्ट लाइक ए। तो इस तरह हमने D3 को मिनिमाइज कर दिया है और D2 कम्प्लीमेंट D1 D3 आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा सेम पोस्टुलेट जो है वो यहाँ पे दोबारा D3 के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह हमारे पास D2 और D3 आ रहा है। इस दूसरे में हमारे पास कोई पोस्टुलेट अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम चलते हैं इसकी सर्किट की तरफ। इसका सर्किट जो है वो हमारे पास ये बन रहा है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले y0 की, तो y0 में हमारे पास D2 कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास D2 कम्प्लीमेंट आ रहा है और इसके साथ D1 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास D2 कम्प्लीमेंट D1 का एंड हो रहा है और ये R हो रहा है D3 के साथ। तो हमारे पास ये यहाँ पे आ, इसका y0 आउटपुट जनरेट हो रहा है। सिमिलरली अगर हम y1 की बात कर ले तो y1 में हमारे पास D2 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास डी D3 और D2 आ रहा है। यहाँ पे D3 आ रहा है और यहाँ पे D2 आ रहा है। इन दोनों का जो है वो R हो रहा है और यहाँ पे y1 जनरेट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे D2 और D3 का R यहाँ इसमें इस गेट में आ रहा है और D1 और D0 का भी हम R में इनपुट देते हैं। तो हमारे पास ही V जो है वो आउटपुट पे जनरेट हो रहा है। अब आते हैं लॉजिक वर्क्स की तरफ। लॉजिक वर्क्स में हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसमें अगर आप लोग देख ले तो 4 इनपुट्स हैं D0 से D3 तक और 3 आउटपुट्स हैं Y0, Y1 और V। ये हमारे पास V है। सबसे पहले अगर हमने सबको ऑफ किया हुआ है तो इसमें हमारे पास ये आउटपुट जो है वो आउटपुट V जो है वो 0 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास जो आउटपुट है इनकोडर का वो वैलिड नहीं है।
अगर मैं किसी एक इनपुट को भी ऑन करता हूँ, लेट्स से मैं D0 को ऑन करता हूँ, तो इसका जो आउटपुट है वो 0 होना चाहिए और ये V जो है वो 1 हो गया। इट मीन्स कि अब हमारे पास ये आउटपुट जो है वो वैलिड है, सही। इसके अलावा हम अगर लेट्स से D1 को ऑन करते हैं तो हमारे पास इसका करस्पॉन्डिंग जो 01 है वो बन रहा है और D2 के लिए हमारे पास 10 बन रहा है और D3 के लिए हमारे पास जो है वो 11 बन रहा है। जो कि नॉर्मल एनकोडर फंक्शन है। अगर लेट्स से मैं एक सार 2 या मल्टीपल इनपुट्स को ऑन करता हूँ, लेट्स से मैंने D3 को भी ऑन किया हुआ है, D2 को भी मैं ऑन करता हूँ, तो इस केस में मेरे पास वो 1 ही आ रहा है क्योंकि D3 जो हायर प्रायोरिटी के ऊपर है, उसका आउटपुट जनरेट हो रहा है। अगर साथ में D1 को भी ऑन करता हूँ, स्टिल मेरे पास वही आउटपुट जनरेट हो रहा है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी D3 ऑन है उसकी वजह से। अगर मैं D0 को भी करता हूँ, स्टिल मेरे पास वही जो D3 को है, वो हाई प्रायोरिटी मिल रही है। अगर लेट्स से मैं D3 को ऑफ करता हूँ, तो मेरे पास दूसरी जो प्रायोरिटी है, वो D0 को मिल रही है D2 को मिल रही है, यानी कि 10 जनरेट हो रहा है। लेट्स से मैं D2 को भी ऑफ करता हूँ, तो दूसरी प्रायोरिटी जो थर्ड प्रायोरिटी है, वो D1 को मिल रही है। अगर D1 को भी मैं ऑफ करता हूँ, तो मेरे पास D0 की जो आउटपुट्स है, वो आने लग जाती हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सब में ये V जो है वो वैलिड नज़र आ रहा है, यानी कि हमेशा कि ये इस सारे केसेस में हमारे पास V जो है वो 1 नज़र आ रहा है।